हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। समतल से बिंदु की दूरी क्या होती है उसे आज हमें समझना है, ठीक है ना। मान लो कि ये एक प्लेन है आपके पास जिसका वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन है। क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, या फिर आप सीधा नॉर्मल यूनिट वेक्टर के रूप में लो, ठीक है ना। यहाँ पर ये डी है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बात क्लियर हुई, फ्रॉम ऑरिजिन। और मान लो कि एक पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, z, या फिर x, y, z तो r वेक्टर में रहते हैं। आप यहाँ लिख लो x1, y1, z1, इस तरीके से। बात समझ में आई। तो इस प्लेन से इस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस of a point from a plane, जिसे हम d से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, d से, डिस्टेंस। बात क्लियर हुई। देखो करना कुछ नहीं है, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मान लो a वेक्टर। a वेक्टर हम क्या मान रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हमने कहा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हमने कहा ए वेक्टर को, और हमने मानना है ये ए वेक्टर है हमारे पास। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सिंपली आप इस वेक्टर ए को, इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर को आप इस प्लेन की इक्वेशन में रखोगे। कहाँ रखना है, आर वेक्टर के स्थान पर रखना है। देखो इस तरीके से क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट, अच्छा एक दूसरा इक्वेशन और होता है इसमें कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन के लिए मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, d क्या हो जाएगा, वो d अपॉन मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। बात समझ में आ रही है ना। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करें इस इक्वेशन में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम ऑरिजिन, तो आप उसे क्या बोलोगे, d अपॉन मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन d इक्वल टू, हमने r वेक्टर के स्थान पे लिखा a वेक्टर, ठीक है ना। फिर आपके पास आ जाएगा क्या, n वेक्टर आ जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। माइनस क्या करना है भाई, इसमें d माइनस करना है। ये जो d है इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा। अपॉन क्या करना है, मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। आप इस तरीके से समझो। अगर आपको इस रूप में लिखना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट n कैप माइनस डी। बात समझ में आई। देखो यहाँ से भी हमें यही मिलेगा। अगर मैं इस डिस्टेंस को सॉल्व करूँ कि ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, तो यहाँ पर हमें मिल क्या रहा भाई, एन कैप मिल रहा है, ठीक है ना। और तब वो जो डिस्टेंस होती है एन कैप हम रखते हैं, तो वो डिस्टेंस कौन सी होती है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, डी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, ठीक है ना। तो सिंपली हमें क्वेश्चन में नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के स्थान पर। तो सिंपली हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला के रूप में ही याद करेंगे, इसका हम डेरिवेशन नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन तो हमने बहुत सारे समझे हैं। इसे हम डायरेक्टली फॉर्मूले के रूप में याद रखेंगे। याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। अगर मुझे किसी भी बिंदु का समतल से दूरी देखनी है कितनी होगी, तो क्या हो जाएगी, उस बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे। कहाँ रखना है, आर वेक्टर के स्थान पर। तो आर वेक्टर के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस करना है डी वेक्टर, और अपॉन में क्या करना है, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, कॉपी कर लेंगे इसको। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक दो एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 35 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप फ्रॉम द प्लेन दिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे। देखो हमें एक पॉइंट से एक प्लेन के मध्य में दूरी ज्ञात करनी है, और हमें वो पॉइंट ना देकर हमें क्या दिया गया है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है। और हमें इक्वेशन में भी रखना क्या था, पोजीशन वेक्टर ही रखना था। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर
ऑफ पॉइंट P, क्या माना हमने, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप, यहाँ लिख दोगे लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू ए वेक्टर, इतना। बात क्लियर हुई। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा भाई, आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप माइनस 9 इक्वल टू 0। और पूछा डिस्टेंस, क्या लिखना है अब हमें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, और उसको हमने किससे लिखा था, कैपिटल D से। क्या लिखा हमने भाई फॉर्मूला, टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, ठीक है ना, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा, इसके बाद एक बात और कि डिस्टेंस आपको पता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो ये पूरा वैल्यू जो है वो किसके अंदर लिखेंगे, मॉडुलस के अंदर। तो इस बात को आप याद रखोगे, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें भी आप लिख लोगे कि डिस्टेंस डी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इस वाले जो फॉर्मूले को हम किसके अंदर रखेंगे, मॉडुलस के अंदर रखेंगे। तो फाइनली डी निकालने के लिए क्या करें, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जिसको हमने ए वेक्टर माना, उस वेक्टर का और इस प्लेन के इक्वेशन में जो एन वेक्टर है उनका हमें क्या करवाना है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर कितना, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप डॉट एन वेक्टर हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मीन्स अंडर रूट कितना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये पूरा वैल्यू किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर। बात समझ भाई। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डी आ जाएगा अपने पास क्या, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4, ठीक है ना, माइनस 4 एंड प्लस का 12 माइनस 48 माइनस 9 मॉडुलस के अंदर अपन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, तो चल ही रहा है नीचे, कितना, अंडर रूट क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 12 स्क्वायर 144, इस तरीके से, ठीक है ना। तो D इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 प्लस 4 यानी 10 माइनस 48 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 169, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस के अंदर ऊपर मिल जाएगा आपको 10 19 माइनस 47, सॉरी ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 47 माइनस अपॉन नीचे मिल जाएगा आपको 13, और ये मॉडुलस के अंदर। तो फाइनली जो डिस्टेंस हमारे पास आया वो कितना आया, 47/13 यूनिट्स। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन वाले प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस तरीके से सॉल्व करना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 36 है, सो दैट द पॉइंट्स ए एंड बी आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस, ठीक है ना। उसने कहा कि ये हमें समतल गिवन है, इस समतल से इन दोनों बिंदुओं की मध्य जो दूरी है वो दोनों की क्या है, इक्वल है, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिख लोगे पॉइंट्स, ठीक है ना। गिवन पॉइंट्स आपके पास क्या क्या है, पॉइंट ए है 1 -1 3 एंड पॉइंट बी है आपके पास 3, 3, 3। देखो पॉइंट का हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या माना हमने, ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी जिसे हम बी वेक्टर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिख रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ प्लेन, ये हमें फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के लिए कि क्या वो प्लेन, गिवन प्लेन जो है उसका इक्वेशन में लिख लो। प्लेन आपके पास है आर वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस प्लेन से इन दोनों पॉइंट्स के मध्य में जो दूरी है वो इक्वल है, ये हमें दर्शाना है।
तो पैरेलली आप लेके चलो, मान लो कि डी हमने इधर लिखा फॉर पॉइंट किसके लिए, ए के लिए हम लिख रहे हैं डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, यही है ना। और इधर हम ले रहे हैं 4 पॉइंट बी के लिए, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, डी इक्वल टू ए वेक्टर कितना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट एन वेक्टर कितना, एन वेक्टर कितना आ जाएगा भाई 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप प्लस 9 अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर कितना आ जाएगा भाई अंडर रूट के अंदर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। देखो अगर ये डी हमें इक्वेशन में इस तरीके से गिवन है, इसी तरफ है ना, अगर इक्वल में डी होता है, जैसे हम बोल रहे थे कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू, अगर डी हमें मिलना है तो फॉर्मूले में क्या है यहाँ पर माइनस डी, तो इस माइनस डी का मतलब क्या होगा कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी हमें इधर लेकर आना है। बात समझ में आ रही है। अगर इक्वेशन में पहले ही जीरो के इक्वल अगर हमें गिवन है, मतलब ये जो डिस्टेंस डी है वो मान लो कि इस तरीके से इक्वेशन ना गिवन होती हमें, और हमें इक्वेशन गिवन है इस तरीके से कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इक्वल टू 0, तो आप सिंपली इसे पूरे को ही उठा के रखोगे। आपने इसको देखो प्लस दे रखा है तो भी आपको प्लस लेना है, माइनस दे रखा है तो भी आपको माइनस लेना है। अगर डी इधर है तो आपको सिर्फ माइनस डी करना है इधर लेके आके, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अगर इक्वेशन में हमें इस तरीके से गिवन है तो डी हमें एज इट इज लेना है जो यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। अगर इक्वेशन हमें इस तरीके से गिवन है तो हमें डी लेना है माइनस डी करके। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या मिलेगा 1 × 5 5 माइनस 1 × 2 माइनस 2 3 माइनस 7 21 प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 4 प्लस 49, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिलेगा ये हमें 14 माइनस 23 अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 29 प्लस 49 माइनस करो, ये आपको मिलेगा 9, ठीक है ना। और 9 मिलेगा ना, यस, और माइनस 9 मिलेगा। अच्छा ये मॉडुलस के अंदर है पूरा, ठीक है ना, मॉडुलस लगा रखा है हमने, तो ये पूरा जो भी है मॉडुलस के अंदर चलेगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रखना है। अपॉन अंडर रूट 8 5 6 7 78 आपको मिलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से फाइनल जो डिस्टेंस आपको मिला, इधर लिख लेते हैं, फाइनल डिस्टेंस आपको क्या मिल गया 9 अपॉन अंडर रूट 78। इधर समझते हैं, अगर इक्वल दोनों ही पॉइंट्स का जो इक्वल है प्लेन से, अगर वो इक्वल होगा, डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे, डी इक्वल टू बी वेक्टर क्या है हमारे पास, बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्लॉट करेंगे एन वेक्टर से, और एन वेक्टर क्या है हमारे पास 5 2 माइनस 7 5 2 एंड माइनस 7 के कैप प्लस 9 अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मीन्स अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये पूरी टर्म किसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर। तो डी इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, डॉट प्लॉट करना है तो 5 3 जा 15 2 3 6 माइनस 27 प्लस 9 अपॉन, देखो नीचे वाली वैल्यूज तो आपको पता है कि सेम 78 ही मिलने वाली है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। और ऊपर से देख लेते हैं क्या मिलने वाला है, तो d इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 21, तो 21 से 21 कैंसिल आउट, क्या मिल गया सीधा 9 अपॉन अंडर रूट 78। तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, इक्वल है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसमें कौन सी वैल्यू क्या है उसको अच्छे से रखना आना चाहिए, फिर कुछ नहीं है, इसको सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 40.7 के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 40.7 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम
एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें वेक्टर इक्वेशन के बना है और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कार्टेशियन इक्वेशन के बना है। तो दोनों तरह के ही क्वेश्चन एक बार हम फिर से देख लेंगे किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, और प्लेन हमारे पास गिवन है, दो प्लेन है। अब आपको पता है कि प्लेन के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। क्या बात कर रहे हैं हम कि जब हमें क्या करना है, दो प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर, ये हमने फॉर्मूला समझा कॉस ऑफ थीटा एंगल निकालने के लिए। अच्छा, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर क्या है? n1 वेक्टर प्लेन 1 का, इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना। और n2 वेक्टर क्या है? ये जो सेकंड प्लेन दे रखा है उसका नॉर्मल वेक्टर है। तो दोनों नॉर्मल वेक्टर, प्लेन के बीच में क्या एंगल होगा, देखो वापस समझते हैं कि मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है ना, और इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया ये कुछ इस तरीके से कि n1 वेक्टर। बात क्लियर हुई। दूसरा प्लेन मान लो कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, ठीक है ना। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये मान लो आप n2 वेक्टर, ठीक है ना। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में क्या एंगल होगा, वही एंगल होगा जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालने के लिए इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स की हेल्प से, प्लेन 1 और प्लेन 2 के जो नॉर्मल वेक्टर हैं, अभिलंब सदिश हैं, उनकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करनी है और जो एंगल है थीटा वो हमारे पास आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डॉट n2 वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। बात समझ में आई। अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर यानी कि अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। बात क्लियर हुई। अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 अंडर रूट 9 अंडर रूट कितना मिल जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 36 प्लस 4। तो सिंपली ऊपर आपको मिल गया -4 अपॉन नीचे आपको मिल जाएगा ये 3 और ये मिल जाएगा आपको अंडर रूट के अंदर 49 यानी 7। तो -4/21 आपको मिल गया क्या, कॉस ऑफ थीटा। यानी अगर आप एंगल लिखो इन दोनों बीच में तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -4/21। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये तीनों पार्ट हैं इसके, ये तो फर्स्ट पार्ट किया हमने, सेकंड और थर्ड पार्ट इस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे और कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही पूछा गया आपसे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, बट यहाँ पर आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, वहाँ आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन थी। वेक्टर इक्वेशन गिवन थी तो हमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और हमें कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारा कॉस थीटा है वो वाला फॉर्मूला अगर हमें याद नहीं है तो हम इस इक्वेशन को किस में चेंज कर लेंगे, पहले वेक्टर इक्वेशन में, उसके बाद में हम वेक्टर इक्वेशन वाला या फिर वेक्टर वाला जो फॉर्मूला है कॉस थीटा उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी याद है तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसका जनरल रूप है क्या। हमने समझा था कि उसमें हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। अगर आपके लिए ये प्लेन 1 है तो इसमें आप a1 b1 c1 कर दोगे, ये आपका प्लेन 2 है तो यहाँ पर आप a2 b2 c2 कर दोगे, यहाँ आप d1 कर दोगे और यहाँ कर दोगे आप d2, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना भाई, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है कि a1 x छोड़ दो, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो कॉस ऑफ थीटा क्या लिखेंगे भाई, a1 कितना 1, b1 कितना 2, सॉरी a2 कितना 2, b1 कितना 1, b2 कितना -1, c1 कितना 2 और c2 कितना आ जाएगा आपके पास 1। बात समझ में आ रही है। होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इनटू अंडर रूट क्या मिलेगा भाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2, यहाँ आ जाएगा आपके लिए -1 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन अंडर रूट 4 5 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 4 5 6 अंडर रूट 6, है ना। दोनों में ही क्या है मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर, दोनों ही क्या है अंडर रूट 6 अंडर रूट 6। तो ऊपर आपको मिल गया कितना 4 - 1 3, यानी कॉस ऑफ थीटा देखो 4 - 1 यानी 3 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 यानी 6, ठीक है ना। यानी कॉस ऑफ थीटा आप बोल सकते हो 1/2, यानी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब भाई कॉस थीटा है ना, कॉस किस एंगल पे 1/2 हमें वैल्यू देता है π/3 पर, ठीक है ना। यानी कि थीटा इक्वल टू हम क्या बोलेंगे π/3। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिनमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और जिनमें हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है, उनको हमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला याद कर लेते हो तो भी अपना काम हो जाएगा, अगर दोनों ही याद कर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट है, एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एक पार्ट आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और प्लेन्स का हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले आप कार्टेशियन इक्वेशन का यहाँ पे जनरल रूप लो, क्या मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, सॉरी d1, ठीक है ना, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो कार्टेशियन इक्वेशन हमें गिवन है किसी भी 2 प्लेन्स का, और उसने हमसे पूछा कि ये सिद्ध करो आप कि दोनों प्लेन्स क्या हैं परपेंडिकुलर हैं। देखो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लो कि ये एक प्लेन है p1 जिसका ये एक नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा n1 वेक्टर, बात क्लियर हुई, और दूसरा प्लेन है ये p1 p2, और इस प्लेन P2 का जो नॉर्मल वेक्टर है वो हो जाएगा ये n2 वेक्टर। अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो ये वेक्टर्स भी क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, या फिर हम इसके स्थान पर ये भी बोल सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा भाई 0 मिलेगा। तो सिंपली यहाँ से आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको निकालना है, उनका मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल आपको रखना है और देखना है कि वो 0 मिलता है या नहीं। अगर 0 मिलता है तो हम बोलेंगे वो दोनों प्लेन्स कैसे हैं, या फिर वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं। अगर वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो प्लेन्स भी कैसे हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो सिंपली कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है भाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 a2 क्या है, a1 है 1, a2 है 18 प्लस b1 है -2, b2 है 17, c1 है 4 और c2 है 4 इक्वल टू 0 हमें मिलना चाहिए। तो ये मिल जाएगा आपको 18 माइनस 34 प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये कितना मिल गया आपको 18 प्लस 16 कितना 34 माइनस 34 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट मीन्स बोथ प्लेन्स आर, इट मीन्स बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। और यही हमसे क्या करवा रहा था, वो प्रूफ करवा था, ठीक है ना। यही उसने कहा ना कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये दोनों प्लेन्स क्या हैं परपेंडिकुलर हैं। तो अगर उनका n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर हमें उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल मिलता है तो हम बोलेंगे वो दोनों प्लेन्स कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। तो कब भी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, एक पार्ट आप लोग करोगे। और फॉर्मूले भाई अच्छे से याद कर लेना, कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले याद कर लोगे तो ही मैथ है, वरना मैथ फिर आप पहाड़े याद करते रहो बस। बात समझ में आ रही है ना। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूले हमें याद करने ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर्मूले के बिना मैथ नहीं है, जैसे शरीर नहीं है आपका, जो अगर आपके अंदर आत्मा ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं है।
तो उसी तरीके से अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको कितनी भी मैथ आती हो उसका कोई मतलब नहीं है, कितनी भी आप अच्छी तरह से कितनी बड़ी भी कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी अगर आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हो तो उसका कुछ मीनिंग रहेगा अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो, ठीक है ना। तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फॉलोइंग प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, और अगर परपेंडिकुलर हैं, इफ बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन क्या होता है भाई, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। अगर प्लेन 1 से मैं अगर n1 वेक्टर निकालूं तो क्या मिलेगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, और प्लेन 2 से अगर मैं n2 वेक्टर निकालूं तो क्या मिलेगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बात सही है। तो वैल्यूज पुट करनी है। n1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप डॉट n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्लॉट करना है, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी ये मिल जाएगा आपको 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इक्वल टू -4/2, और आप बोल सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, जो उनके अभिलंब की दिशा में जो सदिश हैं, वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, ये रिलेशन होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा भाई, 0 के इक्वल होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट भी सिंपल है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, लैम्डा का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लोगे। तो कब भी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस, ठीक है ना। तो एक लाइन और एक समतल के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है, कितना होगा। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू, जब लाइन और प्लेन की बात होगी तो हमें लेना है साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। बी वेक्टर तो लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर हो गया, और एन वेक्टर उस समतल के अभिलंब दिशा में जो सदिश है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली आपको सॉल्यूशन में लिखना है गिवन लाइन एंड गिवन प्लेन, ठीक है ना। गिवन लाइन क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 1/3 इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इक्वल टू जेड माइनस 2/4, एंड प्लेन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें से आपको निकालना है बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या लिखोगे आप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ से आपको लिखना है n वेक्टर। तो n वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। बात समझ में आई। अगर आपके पास n वेक्टर और b वेक्टर आ गया तो आप साइन ऑफ थीटा सिंपली निकाल लोगे, फॉर्मूला ये रहा आपके पास। तो क्या लिखेंगे, b वेक्टर यानी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। बात समझ में आई। तो ऊपर तो करना है हमें डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो करेंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट, नीचे आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 16 अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है ना। तो यहाँ से 12 और 6 to 8 यानी -4 अपॉन यहाँ कितना मिलेगा भाई, 9 4 13, ठीक है ना। 13 प्लस 16 कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 19 20 25 29 अंडर रूट 29, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 14। बात क्लियर हुई। तो सिंपली आप यहाँ से आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थीटा इक्वल आप सिंपली क्या बोल दोगे, साइन इनवर्स -4 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू 14। और आप अगर इसको सॉल्व करके भी आते हो तो अच्छी बात है, वरना आप यहाँ पर इसको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। तो थीटा में एंगल निकाला, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन,
ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस फॉर्मूला हमें याद रखना है कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। बात सुन भाई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड प्लेन दिस, ठीक है ना। उस वाले इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन था, लेकिन इसमें हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है। तो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है या वेक्टर इक्वेशन गिवन है, दोनों ही केस में हमें फॉर्मूला तो एक ही अप्लाई करना है। बात सुन भाई, तो सिंपली लाइन से आप फाइंड करोगे क्या, बी वेक्टर, जो आपको कितना मिल जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। और प्लेन से आप फाइंड करोगे क्या, एन वेक्टर, जो आपको कितना मिल जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो सिंपली आपको देखो लाइन और प्लेन दे रखा है, तो क्या लेना है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। बी वेक्टर हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट एन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। एंड मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर कितना, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, भाई करो ऊपर डॉट प्रोडक्ट, 2 इंटू 1 क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मिल जाएगा आपको अंडर रूट 4, 5, 6। बात क्लियर हुई। तो क्या आ गया आपके पास, ये 4 अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट 6, या आप इसको क्या ले सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 4 अपॉन अंडर रूट 18, ठीक है ना। तो सिंपली साइन ऑफ थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 18। तो ये आपका एंगल आ गया, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन हो या कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है ना, तो हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, एक तो बी वेक्टर चाहिए लाइन से, एन वेक्टर चाहिए प्लेन से, और फिर फॉर्मूले में हमको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम इफ लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन दिस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो इजीली। तो देखो समझ लो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन और एक समतल, एक रेखा और एक समतल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या बनती है, मान लो कि ये एक प्लेन है जिसका इक्वेशन हमें गिवन है, वेक्टर इक्वेशन मान लेते हैं कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d हमें गिवन है। बात समझ में आई, ठीक है ना। और एक लाइन इसके पैरेलल है, और जिसका वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर। अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो देखो क्या होगा, इस प्लेन p का एक नॉर्मल वेक्टर होगा इस तरीके से कुछ n वेक्टर, ठीक है ना। और इस लाइन के पैरेलली एक वेक्टर होगा b वेक्टर, जिसकी हेल्प से हम इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। पैरेलली होगा वो b वेक्टर। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर मान लो कि n वेक्टर ये है और b वेक्टर को उठाकर मैं अगर यहाँ रखूँ इस तरीके से, तो ये n वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा भाई वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लाइन और पैरेलल के केस में, ये हमने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म जब हमने पढ़ा था तो हमने समझा था कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में लाइन और प्लेन का जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है और दूसरों की तरह से, ठीक है ना। अगर दोनों प्लेन्स होते और दोनों पैरेलल होते तो इनके बीच में जो n1 और n2 वेक्टर हैं वो एक दूसरे के क्या होते, पैरेलल होते उस केस में। अगर प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर प्लेन्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो नॉर्मल्स भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लेन और लाइन की, तो उस केस में प्लेन और लाइन वाले केस में इसका नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर और इसका पैरेलल वेक्टर b वेक्टर एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। बात समझ में आई। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन लाइन क्या हो जाएगा भाई, r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्बडा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड प्लेन प्लेन का क्वेश्चन क्या है भाई, r वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस m k कैप इक्वल टू 0। तो क्या बोल रहे हैं कि इफ अ लाइन एंड अ प्लेन
if given line and plane are parallel to each other, then their b vector and n vector are mutually perpendicular. अगर वो दोनों b वेक्टर परपेंडिकुलर है n वेक्टर के, तो क्या होगा भाई कि b वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? b वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। तो b वेक्टर कितना है? b वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट n वेक्टर कितना है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस m k कैप इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ का नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस m इंटू 2 यानी 2m इक्वल टू 0, यानी 2m इक्वल टू यहाँ मिला 4 तो हो जाएगा -4। तो यहाँ से अगर आप देखो तो m इक्वल टू क्या मिलेगा? -2। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू ऑफ m है वो फाइंड करनी है। हमें याद क्या रखना है कि अगर प्लेन और लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके b वेक्टर और n वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है b वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0 वो हमें काम में लेनी है। ठीक है ना? तो एग्जांपल नंबर 10 भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 14.7 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम मिसलेनियस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, अच्छे से अपना ख्याल रखें। थैंक यू।